पूछा था कि हार्ट फेलियर कब हो सकता है। एक तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जब मौसम बदल रहा होता है, बुजुर्गों में ये बहुत कॉमन है। दूसरा, पोस्टमार्टम कार्डियोमायोपैथी बहुत कॉमन है कि अभी महिला का प्रसव हुआ है, यानी कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, और उन महिलाओं में ये बहुत common है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं, खून की नलियाँ जो है सिकुड़ने लगती हैं, और सिकुड़ने की वजह से शरीर में बाकी जगहों में खून का डिमांड बढ़ जाता है। पहले के ज़माने में क्या था कि लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बैठे-बैठे अचानक से दे यूज्ड टू हैव हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक आया और वो उन्हें डायग्नोज़ ही नहीं कर पाया किसी ने, वो पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आज के डेट में वो पता चल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा विविड तरीके के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गए हैं। विज्ञान को हमारे पास अलग-अलग तरह के सीटी स्कैन्स आ गए हैं, कार्डियक एमआरआईज़ आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति रावत स्वागत करती हूँ आपका HBN न्यूज़ में, जहाँ पे हम स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम प्रियदर्शी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट हियर इन नोएडा। और हमारे करियर की शुरुआत जो हुई थी एज अ MBBS, जब हमने करने गए तो चाइना से करी थी। एंड देन आफ्टर कमिंग बैक, मतलब हिंदुस्तान में आने के बाद हम लोगों को एक लाइसेंस एग्ज़ाम पास करना होता है, उसके बिना हम यहाँ इंडिया में प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो वो पास करने के बाद कुछ टाइम तक ऐसे JR शिफ्ट किया। देन नारायण हृदयालय बैंगलोर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्डियक सेंटर है। I got an opportunity to get trained there by some of the best cardiologists in India. And वहाँ की ट्रेनिंग के दौरान पता चला कि हम लोग ना सिर्फ पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, बट वी कैन टेक इट एज अ हॉबी, एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ हॉबी। सो उसके बाद फिर वापस आने के बाद दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रखा हूँ। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज, प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी, कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली। तो ये इस तरह के कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं सिंस लास्ट 9 ईयर्स। और 9 सालों की अपनी प्रैक्टिस में अलग अलग तरह के पेशेंट्स, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। क्योंकि एज हमारे टीचर्स जो कहते थे कि आपको हर मरीज़ कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा, तो वो डेफिनेटली आज भी वो रूल लागू होता है। ठीक है सर, तो मैं सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो सर हार्ट डिजीज़ है, आजकल बहुत कॉमन हो गई है, उसका क्या कारण है? एक्चुअली हार्ट डिजीजेस कॉमन नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ, नाउ बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स, मतलब जो हमारे टेक्निक्स ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उस वजह से हमें पता चल जाता है कि ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। पहले के ज़माने में क्या था कि लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बैठे-बैठे अचानक से दे यूज्ड टू हैव हार्ट अटैक, मतलब उन्हें हार्ट अटैक आया और वो उन्हें डायग्नोज़ ही नहीं कर पाया किसी ने। तो वो पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आज के डेट में वो पता चल पा रहा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा विविड तरीके के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गए हैं। वी हैव इको, हमारे पास अलग-अलग तरह के CT स्कैन्स आ गए हैं, कार्डियक एमआरआईज़ आ गए हैं। हमारे पास ये सारे नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले पता नहीं चल रही थी, आज हमें सामने पता भी चल रही है और उसके ट्रीटमेंट भी हमें पता है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो कि एक अच्छा चीज़ है। एंड आई होप कि आगे चल के लोग और थोड़ा सा अवेयर होंगे, और अपने आप के लिए ही सही, क्योंकि जैसे कहा गया है, लव अदर्स एज यू लव योरसेल्फ। तो लोग अपने आप के लिए और दूसरों के लिए अवेयर उतना ही रहेंगे। सर, अगला सवाल है हाइपरटेंशन, आजकल कॉमन हो गया है, तो हाइपरटेंशन भी क्या हमारे हार्ट पे असर करती है? बिल्कुल। बेसिकली अगर मैं सरल भाषाओं में अगर समझाना चाहूँ, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी है क्या चीज़? अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो एक पाइप है जिसमें कि पानी बह रहा है, और वो पाइप लेकिन सिलिकॉन का है। तो उस वजह से क्या होगा कि जैसे ही पानी का प्रेशर हम नलके से बढ़ाते हैं, सिलिकॉन है तो थोड़ा सा फैल जाएगा और वो प्रेशर उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन अगर उस सिलिकॉन पाइप की जगह पे मैं कोई मेटल की पाइप लगा दूं और पीछे से नलके से पानी का प्रेशर बढ़ा दूं, तो आगे भी वो प्रेशर बढ़ जाता है। सेम चीज़ें हमारी शरीर के साथ भी होता है। हमारी जो शरीर की ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या है कि थोड़े से फैल सकती हैं, फिर वापस अपने
स्वरूप में आ सकती हैं, लेकिन जिस समय ये जो फैलने और वापस अपने स्वरूप में आने का जो उनका अपना अस्तित्व है, जब वो नहीं रह पाता है, तब उसमें खून तो उतना ही बह रहा है लेकिन वो फैल नहीं पा रहा है। फैलेगा नहीं तो वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर हार्ट यानी कि जो खून को पंप कर रहा है उन सारे नलियों में, उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से खून वो ज़्यादा तेज़ी से उसमें पंप कर रहा है, तो वो भी एक तरह से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। तो ये दो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, और इसी वजह से जब भी बीपी हाई होता है तो शरीर अपने आप को वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर खून की नलियां अगर सख्त हो गई हैं जिसके में खून का बहाव को वो थोड़ा सा कम कर सके, लेकिन हार्ट क्या करता है कि जब वो पंप कर रहा होता है उसको एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, क्योंकि खून की नलियां सख्त हो चुकी है, तो उसे ज़्यादा खून पंप करना पड़ेगा ताकि वो बाकी अलग अलग अंगों को खून का बहाव बनाए रख सके। और इसी दौरान हार्ट भी धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसको हम लोग बोलते हैं, विच इज़ वेरी कॉमनली सीन इन पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन। और अगर इस LVH को हम लोग को रिवर्ट करना होता है तो एग्जैक्टली वी कांट रिवर्ट इट, लेकिन हाँ उसे जहाँ तक वो पहुँचा है वहाँ पर उसे रोका जा सकता है, क्योंकि अगर उसे हम नहीं रोकेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर मसल पार्ट यानी कि मोटा हो चुका है तो उसे खून का बहाव भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम लोग कुछ दवाइयों से उसे मेंटेन करते हैं ताकि हार्ट अपने हिसाब से काम कर सके और आगे चल के हार्ट अटैक की जो संभावना है उसे हम कम कर सकते हैं। सर आपकी बातों से ये तो पता लग गया कि हाँ हाइपरटेंशन भी हार्ट पे असर करती है। बिल्कुल। तो सर एक और क्वेश्चन है, स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या ये दोनों भी असर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। सी हमारे शरीर में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एंड उन हॉर्मोन्स को हमारे डे टू डे लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो दे आर फील गुड हॉर्मोन्स बोलते हैं उसे हम लोग, एंडोर्फिन्स जिसे हम कहते हैं। जब भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं शरीर में हर चीज में खून का बहाव अपने आप थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, सेम इज विद द हार्ट आल्सो। लेकिन अगर यही एंडोर्फिन्स की मात्रा कम हो जाए, व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, आपके शरीर में एड्रेनलिन रश भी कई बार बढ़ जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में और ज़्यादा खून मांगना शुरू कर देता है सारे ऑर्गन्स, और उसी समय हार्ट को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। नॉर्मल सी भाषा में बात करूं तो एक आदमी अगर 5 किलोमीटर भाग सकता है वो भी 2 घंटे में, मैं उसे कहता हूं कि नहीं आपको आधे घंटे में 10 किलोमीटर भागना है, ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा जोर लगाएगा, और ज़्यादा जोर लगाने के चक्कर में हो सकता है वो चक्कर खा के गिर जाए। तो सेम हार्ट के साथ भी है कि जब उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेस मिलता है, देन क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं खून की नलियां जो है सिकुड़ने लगती हैं, और सिकुड़ने की वजह से शरीर में बाकी जगहों में खून का डिमांड बढ़ जाता है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस वजह से हार्ट भी उसमें अपने चपेट में आ जाता है और वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। सर ठीक है सर, अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि सर हार्ट फेलियर किसी को हो रहा है तो उसे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, इंपॉर्टेंट टेस्ट? हार्ट फेलियर अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो है क्या चीज़? एक होता है हार्ट अटैक आना, एक होता है हार्ट फेलियर। अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूं, हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो उस क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है जिसमें वो करना चाहिए। हार्ट फेलियर के मेनली 3 अलग अलग प्रकार होते हैं: हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, एंड हार्ट फेलियर विद मिड रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन। अब अगर इन तीनों को मुझे जानना है कि किस वजह से पेशेंट को दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके बिना ट्रीटमेंट ही अलग हो जाता है मोस्टली। अब हार्ट फेलियर क्योंकि हार्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से जो सबसे पहले हिस्सा हार्ट का जहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है वो है हार्ट के राइट साइड में। वहाँ के प्रेशर्स बढ़ने लगते हैं। हार्ट के राइट साइड के प्रेशर्स बढ़ते हैं तो हार्ट के लेफ्ट साइड के भी प्रेशर्स अपने आप ही अल्टर होना शुरू हो जाएंगे, और दोनों अगर एक साथ हुआ देन वो जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ हार्ट फेलियर। और इस वजह से शरीर में पानी का भर जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेते वक्त अजीब सी घड़घड़ाहट की आवाज़ रहना, ये बहुत कॉमन है।
और स्पेशली ये देखने को कब मिलता है, जब मौसम बदल रहा होता है। नवंबर के समय में जब ठंड आ रही होती है, अभी जो वसंत का मौसम है, इस समय में भी जब ठंड जा रही है और वसंत आ रहा है, इस समय में भी ये बहुत कॉमन होता है। गर्मियों में स्पेशली ये थोड़ा सा कम होता है। तो इसके लिए अगर टेस्ट्स में बोलूँ, सबसे कॉमन जो है, सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी, यानी कि जैसे हम पेट का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, वैसे ही हार्ट के ढांचे को देखने के लिए, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ द हार्ट देखने के लिए कि हार्ट सही से पंप कर रहा है कि नहीं, हार्ट सही से रिलैक्स कर रहा है कि नहीं, और हार्ट के जो ब्लड वैल्व्स हैं क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें कोई लीकेजेस हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं वो है इकोकार्डियोग्राफी। हार्डली 2 से 5 मिनट का समय लगता है, और ये आज के डेट में अगर मैं बोलूँ, दिल्ली एनसीआर में काफ़ी कॉमनली अवेलेबल भी हो गया है, एंड दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो यूजुअली हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हार्ट फेलियर को प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और एज इट इज सेड इन इंग्लिश कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो व्हाई नॉट प्रिवेंट इट। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग साल में एक बार, यूजुअली 2 लेडीज जिनके मेनोपॉज हो चुका है, यानी कि जिनके पीरियड्स नहीं आते हैं, और मेल्स जो भी 50 से ऊपर हैं, उन सभी को साल में एक बार इकोकार्डियोग्राफी करवाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो एक मार्कर होता है जिसे हम लोग खून में पाया जाता है, जब भी हार्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता तो हार्ट अपने आप से एक केमिकल छोड़ता है जिसे हम लोग खून में देखने कि ये है कि नहीं है। नॉर्मली वो हमारे खून में नहीं पाया जाता है। जब भी हार्ट फेलियर होता है उस समय वो खून में बढ़ जाता है। किताबें कहती हैं कि अगर उसकी मात्रा 200 से ऊपर हो तभी हार्ट फेलियर है, लेकिन हम लोग जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करते हैं, समवेयर अराउंड 800 के ऊपर जाता है, तभी हम लोग उसे हार्ट फेलियर के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और वो है एंटी-प्रोबीएनपी, जो बहुत कॉमनली हम लोग टेस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ जो एक कॉमन कारण की वजह से हार्ट फेलियर्स होते हैं, वो है कि हार्ट के राइट साइड और लेफ्ट साइड एक साथ अगर कंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि खून हार्ट के अंदर गया, वहाँ से वो पंप करके लंग्स की तरफ लेके जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर जाता है, वापस वो लेफ्ट साइड के हार्ट में आता है, और वहाँ से फिर पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होता है। तो ये जब राइट साइड का हार्ट पंप कर रहा है और लेफ्ट साइड का हार्ट पंप कर रहा है, इट शुड पंप इन अ सिंक्रोनस वे, दोनों एक साथ करने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो भी हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? ना राइट साइड अपना पंप कर लिया लेकिन लेफ्ट साइड अभी डिले है, तो खून का बहाव एक जगह रुक जाता है, देयर इज अ पूलिंग ऑफ द ब्लड, और उस वजह से फिर अगेन वही सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो इसको भी देखने का सबसे इजी तरीका है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हम लोग कहते हैं, और वो भी आज के डेट में अगर देखा जाए बहुत कॉमनली अवेलेबल हो चुका है, एंड लोगों को हर साल में अपना एक ईसीजी करवा के देखना चाहिए कि अगर इस तरह की डिसिंक्रोनी उनमें दिखी जा रही है। कुछ लोगों में ये डिसिंक्रोनी कॉमन होती है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, बहुत कॉमन है, जिसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर केसेस में। अराउंड 95% केसेस उसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसे फॉलो अप में हम लोग रखते हैं कि अगर कभी आपका सांस फूल रहा है या छाती में भारीपन है या कुछ है, तो उसे हम लोग ट्रीट किया जाता है फिर अलग अलग तरीके से। तो ये सारी टेस्ट हम लोग करते हैं। तो ईसीजी हो गया, एकोकार्डियोग्राफी हो गया, एंटी-प्रोबीएनपी हो गया, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। और स्पेशली ये कब करना है, अगर मैं मेरे से पूछा जाए कि हार्ट फेलियर कब हो सकता है, एक तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जब मौसम बदल रहा होता है, बुजुर्गों में ये बहुत कॉमन है। दूसरा, पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी बहुत कॉमनली है कि अभी महिला का प्रसव हुआ है, यानी कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, और उन महिलाओं में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। तीसरा जो है, आज के डेट में अगर मैं बोलूँ, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में जो हमें बहुत कॉमनली दिख रहा है, वायरल कार्डियोमायोपैथीज में ये हार्ट फेलियर बहुत कॉमनली दिख रहा है, कि जिसको भी सिंपल वायरल फीवर हुआ है, फ्लू हुआ है, किसी को जुकाम सर्दी हुआ है, और उसके बाद अचानक से उसके सांस फूलना शुरू हो गया, तो ये भी बहुत कॉमन है। ये यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन मिला जा रहा है अभी। तो कभी भी आपको अगर सर्दी जुकाम बुखार होता है, जब आप ठीक हो जाते हो, एक बार अपना ईसीजी और इको करवा लीजिए, कि देखने के लिए कि यू आर ऑल राइट।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल एआई और रोबोटिक सर्जरी चल रही है, तो ये भी असर कर रही है कार्डियोलॉजी पे, हेल्प कर रही है? इनफैक्ट आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं पूछते तो भी मैं इसके बारे में ज़रूर बताता। आज के डेट में वी हैव न्यू इंट्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी। अभी ये मुंबई में शुरू हुआ है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि पहले जैसे हम लोग बाईपास सर्जरीज करते थे, उसके दौरान हमें पूरी छाती को सामने से काट के करना होता था और उस वजह से रिकवरी काफ़ी लेट होती थी। नाउ अब वो जो कट है वो छोटा हो गया है एकदम, जिस वजह से रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है पेशेंट्स की। हार्डली 7 दिनों में रिकवरी हो रही है, जो पहले 3 से 6 महीने लगते थे। दूसरी चीज़, अगर एआई की मैं बात करूं, अगेन यस, एआई इज डेफिनेटली हेल्पिंग अस आउट। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग के पास जो स्टेंट्स वगैरह के लिए हम लोग जब प्लेसमेंट को देख रहे होते थे, तो उस वजह से हम लोगों के कई बार प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो नहीं पाता था। तो अब एआई की मदद से हम लोगों के जो स्टेंट प्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, ऑप्टिमल प्लेसमेंट्स हो गए हैं। अब हमें बड़े स्टेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे स्टेंट्स में काम हो जाते हैं कई बार। तीसरी चीज़ जो हम लोग, ये तो हो गया जब इंटरवेंशन में हम जा रहे हैं। नॉन इंटरवेंशन में अगर मैं आ जाऊँ, तो जब हम लोग पेशेंट्स को इकोकार्डियोग्राफी कर रहे होते हैं, उस दौरान एआई की वजह से अब हमें स्ट्रेन्स करना बहुत इजी हो गया। जैसे हम लोग स्ट्रेन इको करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हमें हार्ट फंक्शनिंग नॉर्मल दिख रही होती है नॉर्मल इको में, लेकिन वो इम्पेंडिंग फेलियर एक होता है कि मतलब इसको अभी नहीं, आज से 2 से 3 हफ्ते बाद इसका हार्ट फेलियर होगा, वो भी हम लोग उसमें डिसाइड कर पाते हैं। वो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस एक बटन ही दबाना है और उसके बाद वो खुद ही हमें बता देता है कि इसका स्ट्रेन ऐसा है, और जिस वजह से हम लोग उस पेशेंट को पहले से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और वो हार्ट फेलियर में जाता ही नहीं है। प्लस जब हम लोग पेशेंट्स को, हम लोग CRT करके एक डिवाइस होती है, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी विद डिफिब्रिलेटर, जो हम लोग डिवाइस करते हैं, इट्स वन ऑफ, मतलब काफ़ी महंगी डिवाइस आती है, समवेयर अराउंड शुरू होती है 5 लाख से 11 लाख के बीच में। तो इतनी महंगी अगर डिवाइस लगा रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि इसका फ़ायदा कितना होगा पेशेंट को। क्योंकि आजकल है बहुत लोग जैसे अफोर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी हर किसी में लगाने से पहले ये भी देखना है कि क्या इसे इस डिवाइस का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उसके लिए भी हम लोग जो करते हैं, अगेन ग्लोबल स्ट्रेन पैटर्न्स एंड ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैटर्न्स एंड ग्लोबल रोटेशनल स्ट्रेन पैटर्न्स हम लोग उसमें करते हैं। ये सभी एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि हमें मदद करती है, और इस वजह से क्या है कि जो अननेसेसरी CRTD इम्प्लांटेशंस हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं आजकल। अगेन यस, इट इज प्लेइंग ए वेरी पिवोटल रोल। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सीजन्स पे भी असर हो रहा है हार्ट में, तो एक और क्वेश्चन उसी से मुझे याद आया कि क्या हार्ट अटैक सीजन से भी होता है? क्या किसी कॉमन सीजन है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक पेशेंट्स हो? अगर ट्रेंड की बात करूं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखित डेटा नहीं है, लेकिन यस, ठंड के समय में हमें ज़्यादा मिलते हैं हार्ट अटैक्स। उसका कारण ये होता है, जो मोस्ट कॉमन रीज़न जो हमें देखने को मिला है, कि ठंड के समय क्या होता है कि आप देखोगे हम लोग भी ठिठुरते रहते हैं, हम लोग भी सिकुड़ते रहते हैं। तो सेम हालत हमारी खून की नलियों में भी होता है, वो सिकुड़ जाती है और उस वजह से हार्ट को एक्सेसिव काम करना पड़ता है। अब लेकिन हार्ट अटैक है क्या? बेसिकली हार्ट की जो ब्लड, खून की नलियां हैं, उसमें ऑलरेडी ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, और उस समय अगर हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ गया तो हार्ट को भी ज़्यादा खून चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ब्लॉकेज है, और उस वजह से क्या होता है कि हार्ट का डिमांड तो बढ़ गया लेकिन सप्लाई उतना मिल नहीं पा रहा है, तो वो आगे का जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, और एक तरह से ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है कि डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई उतना है नहीं। इस वजह से हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं ठंड के समय में। जैसे सर किसी को घर में हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम घर पे कर सकें जो हार्ट अटैक कंट्रोल? पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हार्ट अटैक अगर आ रहा है, क्या वो सच्ची में हार्ट अटैक है कि नहीं है, उसका भी नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी होता है। और हार्ट अटैक का जो सबसे कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलता है, वो जबड़े से लेकर नाभि तक दर्द कहीं भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दर्द नहीं होके भारीपन रहता है, और दूसरा पसीने, हमेशा ठंडे पसीने जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब अगर AC के कमरे में भी उसे बैठा दो तो उसमें पसीने आ रहे होंगे पेशेंट को। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल रही है,
जो एक बहुत कॉमन सी दवाई हमारे मार्केट में आज भी अवेलेबल है, बड़ी सस्ती सी, जिसे हम डिस्प्रिन कहते हैं, जिसका मिसयूज लोग करते हैं सर दर्द और ये सब चीज़ों के लिए, बट उसका एक्चुअल यूज जो है वो हार्ट के लिए होता है। डिस्प्रिन को दांतों से तोड़कर जबान के नीचे अगर कोई रख लेता है तो वो खून पतला कर देता है, जिस वजह से खून का बहाव ज़्यादा बेहतर हो जाता है और वो एक्स्ट्रा टाइम दे देता है पेशेंट को थोड़ा सा, ताकि वो अस्पताल तक पहुंच सके। तो डिस्प्रिन एक बहुत कॉमन सी दवाई है। अगर उसे दांत में दबा के जबान के नीचे रखने में अगर उसे टेस्ट का कुछ दिक्कत है कि कड़वापन टेस्ट लग रहा है, तो एक दूसरा चीज़ हम कर सकते हैं, उसे गोली को पानी में करीब 100 ml पानी में घोल के उसे पिला दीजिए, तो वो भी बेहतर काम करता है उसके लिए, और इससे आप कई मरीजों को बचा भी सकते हो। सर मैंने एक पोजीशन सुनी है कि एक पोजीशन भी होती है, जब हार्ट अटैक आ रहा होता है उस पोजीशन में बैठा दो तो हार्ट अटैक कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। एक्चुअली देयर इज नो पोजीशन एज सच, लेकिन हाँ, पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में थोड़ी सी बेहतर लगने लगती है जब वो बैठे हुए हैं और आगे की तरफ झुके हुए हैं। अगर वो लेटेंगे तो उन्हें सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। रीजन बीइंग इज, जब भी हार्ट अटैक आ रहा होता है हार्ट का पंपिंग पावर कम हो जाता है, जिस वजह से अगेन वही सेम हार्ट फेलियर वाले कंडीशन में जा रहा होता है पेशेंट, देयर इज पूलिंग ऑफ द ब्लड, तो सांस नहीं आ पा रहा होता, तो उस पेशेंट को लिटा के ना लेके जाए, बिठा के लेके जाए, और आगे थोड़ा सा झुका के बिठाएंगे तो उसको सांस लेने में थोड़ी सी आराम महसूस होगा। सर ऐसी चीज आदतें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ स्टाइल में ऐड करें तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस कम हैं? इट इज समथिंग विच एवरीवन शुड नो अबाउट। हर किसी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में हर कोई जिमिंग करता है कि भाई हमें फिट रहना है, बट एक्चुअली जिमिंग आपको ख़राब कर रही होती है। रीज़न बीइंग इज, जिम में आप जाते हो, इट्स ए क्लोज एनवायरनमेंट। क्लोज एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, हवा में उतनी ऑक्सीजन की मात्रा है नहीं। जब आप जिम कर रहे हो आपके शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो क्लोज जिमिंग कोशिश करिए कि उसे अवॉइड कर सकें। अपने आप को जितना, अगर आपको फिट रखना है, गो फॉर वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, इस तरह की जो ओपन एयर एक्सरसाइजेस हैं वो आपको हमेशा मदद करती है। और इसमें दूसरा भी मदद क्या मिलता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ना बाईपास रोड आ गया है, इसको ले लेते हैं, क्यों ना मेन रोड जाम रहेगा, तो शरीर में भी वैसा ही है। जब खून का बहाव एक जगह से बन रहा होता है और अगर हम लोग डेली रनिंग, स्विमिंग ये सब कर रहे होते हैं, तो शरीर में भी खून का ज़्यादा जब डिमांड बढ़ जाता है तो शरीर अपने आप बाईपास रूट्स बनाना शुरू कर देता है। तो आपके अगर नेचुरल बाईपासेस बन रखे होंगे, आपके हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाते हैं और इस वजह से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में हमारे शहरी जीवन में, हम लोग सुबह का नाश्ता करते नहीं है और रात के खाने में अच्छे से तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं। इस चीज़ को आपको रिवर्स करना ज़रूरी है कि आपका सुबह का नाश्ता हमेशा हैवी होना चाहिए और रात के खाना जितना हल्का कर सकते हैं। और रात के खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस ज़रूरी होता है, ताकि आपकी पाचन क्रिया अच्छी रह सके। और वहाँ पे आपकी जो, अगर ऐसा आप करते हैं, अगेन योर ट्राइग्लिसराइड्स, योर लिपिड्स विल बी इन अ नॉर्मल रेंज। अगर आप ये नहीं करते तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स और लिपिड्स बढ़ने जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तीसरी जो बहुत कॉमन चीज़ है आज के डेट में, कीटो डाइट के ऊपर आप बहुत सुने होंगे कि हाँ जी कीटो डाइट कर रहे हैं हम लोग, विच इज़, कीटो में होता क्या है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स दे नहीं रहे हैं और शरीर को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो फैट्स को यूज़ करे। इस वजह से आपके शरीर में वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाने लगा। तो हर किसी को कीटो डाइट नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो उसे कुछ समय बाद डिसकंटिन्यू करना आपके लिए बेहतर है। उसके विपरीत इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि हमारे भारत की प्राचीन तरीका है कि भाई एक दिन हम लोग थोड़ा सा उपवास कर लेते हैं, उस दिन हल्का खाना, मतलब फ्रूट्स वगैरह हो गया, दूध हो गया, ये सब ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि 15 से 16 घंटे कुछ नहीं खाना शरीर में, वो आपके वेट लॉस के लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय कि कीटो डाइट के लिए। सर इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने इतना टाइम हमें दिया, तो थैंक यू सो मच सर। ज़्यादा टाइम हो गया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।